जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 13 अगस्त 2025 और आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि अगल विलकु योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया है। अगल विलकु योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया है, तो इसको याद रखिएगा, तमिलनाडु में। कहाँ पर शुरू किया गया है? ये तमिलनाडु में जो है अगल विलकु योजना को शुरू किया गया है। देखिए, अगल विलकु योजना जो है ये है क्या, तो इसे जो है लड़कियों की सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जो है महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को बेहतर बनाना है। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से साइबर खतरों से बचाव और इसके उपाय भी जो है लागू किए जाएंगे। यह योजना जो है अगस्त 2025 में लॉन्च की गई है। तमिलनाडु सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए निरंतर नए कदम जो है उठा रही है। योजना से राज्य में महिलाओं और लड़कियों के प्रति सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो आज का अगला प्रश्न है कि FFC अंडर 20 एशियाई कप 2026 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? FFC अंडर 20 एशियाई कप 2026 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसको आपको याद रखना है, थाईलैंड के द्वारा। किसके? थाईलैंड के द्वारा। देखिए, FFC अंडर 20 एशियाई कप जो है कप 2026 जो है इसका आयोजन थाईलैंड में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 1 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 तक जो है आयोजित होगा। पहली बार इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें भाग लेंगी। थाईलैंड जो है मेज़बान देश होने के कारण स्वचालित रूप से इस प्रतियोगिता में शामिल है। टूर्नामेंट में एशियाई फुटबॉल की युवा टीमें हिस्सा लेती है और इसमें विश्व स्तर के लिए जो है क्वालिफाई करने का मौका भी मिलता है। भारत ने हाल ही में क्वालिफिकेशन जीत करके इस टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका पाया है। AFC यानी कि एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है इसके द्वारा यह टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। इससे युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेलने का अवसर मिलता है और एशिया के फुटबॉल स्तर को बढ़ावा मिलता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है कि वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको आपको याद रखना है, नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। देखिए, नीति आयोग जो है इसने अगस्त 2025 में वर्क फॉर विकसित भारत नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल जो है विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि अर्थशास्त्र, बिग डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, क्लाइमेट चेंज आदि में जो है पेशेवरों की भर्ती के लिए है। इसका उद्देश्य जो है कुशल पेशेवरों को भारत के विकास मिशन में नीति निर्माण और विकास में सीधे जोड़ना है। पोर्टल पर युवा और वरिष्ठ पेशेवर जो है दोनों अपनी योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यह पहल राष्ट्रीय विकास परियोजना में काम करने का मौका देती है और देश की सतत एवं समावेशी विकास नीति का समर्थन करती है। उम्मीदवारों को पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और अपनी पसंद की फील्ड चुननी होती है। इस पोर्टल के जरिए जो है भारत का विकसित भारत मिशन और PM विकसित भारत रोजगार योजना भी जुड़ी हुई है। तो यह कदम जो है भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने की तैयारी में युवाओं को महत्व देने का संकेत है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक है, वाई, ये है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा जो है लिखी गई है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको याद रखना है, DY चंद्रचूड़ के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? DY चंद्रचूड़ के द्वारा जो है लिखी गई है यह पुस्तक। देखिए, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स ये पुस्तक जो है ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक भारतीय संविधान के महत्व, उसकी प्रासंगिकता और लोकतंत्र में जो है उसकी भूमिका पर केंद्रित है। किताब में संविधान के तहत नागरिक के अधिकार,
न्याय, समानता और शासन के नियमों को आम जनता के लिए सरल भाषा में समझाया गया है। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है, इन्होंने अपनी 25 वर्षों की न्यायिक अनुभवों को साझा करते हुए संवैधानिक सिद्धांतों की व्याख्या की है इस पुस्तक में जो है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक और आधुनिक संदर्भ और महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों की चर्चा है। यह किताब जो है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशित की गई है और कानूनी पेशेवरों के साथ साथ आम पाठकों के लिए भी उपयोगी है। संविधान की महत्ता और उसके कई पहलुओं को जानने के लिए यह पुस्तक जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य कौन सा देश बना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य जो है कौन सा देश बना है, तो इसको आपको याद रखना है मोल्डोवा। कौन? मोल्दोवा। देखिए, अगस्त 2025 में जो है मोल्दोवा आधिकारिक के रूप से जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य बन गया है। आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के विस्तार और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य विश्व में स्वच्छ, किफ़ायती और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देना है, खास करके विकासशील देशों में। आईएसए की स्थापना भारत और फ्रांस ने 2015 में की थी, जिसमें अब 120 से अधिक देश सदस्य हैं। मोल्दोवा सदस्य बनने के बाद तकनीकी सहायता, वित्तीय सहयोग और सौर ऊर्जा के प्रयोग में भागीदारी बढ़ा सकेगा। भारत ने जो है आईएसए के माध्यम से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाई है। आईएसए के सदस्य देश खेती, स्वास्थ्य, परिवहन और सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देते हैं। यह सदस्यता जो है मोल्दोवा की जलवायु बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार किसे दिया जाएगा। आपको याद रखना है कि मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार जो है किसे दिया जाएगा, तो इसको याद रखना है अदिति राव अहैदरी को। किसे दिया जाएगा? अदिति राव अहैदरी को। देखिए, ये हैं अदिति राव अहैदरी। इन्हें जो है मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसे? अदिति राव अहैदरी को। यह पुरस्कार जो है उनके फिल्मी करियर में अलग अलग भूमिकाओं और भाषाओं में काम करने के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्य धारा और स्वतंत्र फिल्म दोनों में अपनी छाप छोड़ी है। साथ ही थिएटर और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जो है अलग अंदाज दिखाया है। अदिति ने प्रगतिशील और समावेशी कहानियों को बढ़ावा दिया है, जिसमें कि मजबूत महिलाओं और जटिल किरदारों का चित्रण भी शामिल है। इस समारोह में उनकी उपस्थिति भारतीय सिनेमा के सांस्कृतिक जश्न को और महत्वपूर्ण बनाएगी। यह पुरस्कार भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न द्वारा उनके बहुमुखी अभिनय और सिनेमा में योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। मुंबई से बाहर भी भारतीय सिनेमा के प्रभाव और विविधता को इस तरह के पुरस्कारों से बढ़ावा मिलता है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी किया है। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जो है लागू किया है, तो इसको याद रखिएगा तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। देखिए, तमिलनाडु सरकार जो है इसने अगस्त 2025 में नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है। यह नीति केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बजाय तमिलनाडु की स्थानीय परिस्थितियों और संस्कृति को ध्यान में रख कर के बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में शिक्षा को समावेशी, व्यवहारिक और मातृभाषा आधारित बनाना। इस नई नीति के तहत इंग्लिश व तमिल दोनों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, जबकि हिंदी को अनिवार्य नहीं रखा गया है। प्रक्रिया में राज्य के शिक्षाविदों, स्कूल अधिकारियों और समाज के प्रतिनिधियों का जो है सुझाव लिया गया। इससे राज्य के स्कूल में शिक्षा का स्वरूप और पाठ्य चर्चा बदली जाएगी। बच्चों को स्थानीय और व्यवहारिक शिक्षा मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु केंद्र की नीति का विरोध करता रहा है और अपनी अलग पहचान का प्रयास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्षेत्रीय शिक्षा नीतियों को अपनाने का चलन बढ़ रहा है, जिससे कि स्थानीय संस्कृति और आवश्यकता को बल मिलता है।
अगला प्रश्न है कि देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, भारत की सबसे लंबी दूरी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है जो कि अजनी यानी कि नागपुर से पुणे तक का सफ़र करेगी, इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2025 को किया। ट्रेन जो है 881 किलोमीटर की दूरी मात्र 12 घंटे में तय करती है, जो अब देश में सबसे लंबी वंदे भारत रूट है। उद्घाटन का आयोजन जो है नागपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। यह ट्रेन जो है महाराष्ट्र की 12वीं वंदे भारत सेवा है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को काफ़ी मजबूत करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड आधुनिक सुविधाओं और तेज यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। पहले सबसे लंबी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी थी, जो कि 759 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। अब अजनी से पुणे यानी कि 881 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रिपोर्टें जो है रेलवे मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होती है और ट्रेन नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। ऐसी हाईटेक ट्रेनें यात्रियों की सुविधा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देती है, तो इस वजह से इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आज के अगले और आखिरी प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली है। किस राज्य सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति जो है वापस ली है, तो इसको याद रखिएगा, पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब सरकार जो है इसने अपनी लैंड पूलिंग नीति जो है वापस ली है। देखिए, किसान संगठनों और विपक्षी दलों के लगातार विरोध के कारण जो है यह फैसला लिया गया। नीति का उद्देश्य जो है शहरी विकास के लिए किसानों से ज़मीन लेकर उन्हें प्लॉट देना था। इस नीति का क्या उद्देश्य था? तो इस नीति का उद्देश्य था कि शहरी विकास के लिए किसानों से ज़मीन लेकर के उन्हें प्लॉट देना। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इस नीति पर अंतरिम रोक लगाई थी। लैंड पूलिंग नीति मई 2025 में लाई गई थी, लेकिन किसानों में असहमति थी। अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब में किसानों की राय को सबसे अधिक महत्व दिया गया। इस नीति की वापसी से सरकार और किसानों के बीच विश्वास मजबूत हुआ। यह फैसला बताता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ प्रधान होती है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जितने भी आर्टिकल, जितने भी प्रश्न मैंने आपको समझाया, उसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो गई होंगी और सारी की सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।